हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया गया था कि पॉइंटर्स टू एरे और पॉइंटर क्या होते हैं, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी एक स्पेशल प्रकार के वेरिएबल होते हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा में, जिनका यूज़ किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड, यानी ये जो है यूज़र के द्वारा बनाया जाता है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि कई सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स का संग्रह या फिर कलेक्शन होता है। इसे डिक्लेयर करने के लिए जो हमारा एक सिंटेक्स था, उसको मैंने बताया था आपको कि स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया स्टूडेंट, और उसमें हमने एक दो मेंबर लिए हैं स्ट्रक्चर के, एक है नेम और एक है रोल नंबर। नेम की साइज़ 10 दी गई है, रोल नंबर की कोई नहीं, जो भी आपका प्री डिफाइंड होगा कंपाइलर को वो। और यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर जो भी आपने बनाए स्टूडेंट टाइप, उस टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। कहाँ पे, कैसे किया है? स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, देन stu, यानी ये हमारा वेरिएबल नेम है। किस टाइप का वेरिएबल है? स्टूडेंट टाइप का। ठीक, अब स्टूडेंट के टाइप का एक वेरिएबल तो बन गया। अब इस वेरिएबल में कितने मेंबर होंगे? दो मेंबर होंगे। कौन कौन सा? एक आईडी और एक नेम, यानी एक रोल और एक नेम। तो हम जब रोल नंबर यूज़ करना है ये स्टूडेंट मेंबर का, तो हम क्या करेंगे? stu, यानी उसका जो नाम दिया आपने, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर के मेंबर को, और डॉट उस आईडी का या फिर उस रोल नंबर का वेरिएबल मेंबर का नाम हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी। ये तो था साधारण वेरिएबल के केस में। जब हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, जैसे हम पॉइंटर, नॉर्मल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं सी में, तरह है कोई, अगर आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप क्या करते हो? इंटीजर ए लिखते हो और इक्वल्स टू जो भी देना होता है 5। इस तरीके से आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जब आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो क्या करते हैं? उस केस में भी हम इंटीजर, देन पॉइंटर, एस्ट्रिक सिंबल पॉइंटर पी, और इक्वल्स टू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, और एड्रेस देने के लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आप स्ट्रक्चर में एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से हम स्ट्रक्चर में एक पॉइंटर वेरिएबल भी क्रिएट करेंगे स्टूडेंट टाइप का। उसके लिए भी हम जिस प्रकार से नॉर्मल वेरिएबल का क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं डेटा टाइप, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड, जो कि नेसेसरी है, यूज़ करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है ये स्ट्रक्चर टाइप है स्टूडेंट, और उसके बाद ये हमारा डेटा टाइप हो गया तो इंटीजर जैसा था, तो इंट, उसमें पॉइंटर वेरिएबल पी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पी पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्चर को जो कि रेफ़र कर रहा है क्रिएट हो गया पी। अब इस पी में हमने एड्रेस दे दिया है स्टूडेंट का, यानी जो ये वेरिएबल है इस वेरिएबल का एड्रेस हमने दे दिया है पी में, यानी पी में अब किसका एड्रेस है? stu का। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक था डॉट ऑपरेटर के माध्यम से, और दूसरा था इनडायरेक्ट ऑपरेटर, या फिर जिसको हम बोलते हैं एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो पी जो कि पॉइंटर बताएगा एरो रोल नंबर इक्वल्स टू 101, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एस्ट्रिक पी डॉट रोल नंबर। यहाँ पे हमने पी को पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि जो डॉट ऑपरेटर है उससे उसकी जो डॉट की जो प्रेसिडेंस होती है, यानी कि वरीयता एस्ट्रिक से ज़्यादा होती है, तो इस कारण से हमने एस्ट्रिक को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और ब्रैकेट की वरीयता सबसे ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यही है पी ये इनडायरेक्ट ऑपरेटर का, कि हम जो पी के
एड्रेस पे जो वैल्यू है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मान लो कि आपका जो स्टूडेंट वेरिएबल ये कोई है, ठीक, कोई स्टूडेंट वेरिएबल है, इसका कोई एड्रेस है 5554, ठीक। ये वेरिएबल हमारा स्टूडेंट नाम का, और इसके अंदर कोई वैल्यू 5 स्टोर है, ठीक। तो अब जो पॉइंटर वेरिएबल p है, इसका भी कोई एड्रेस होगा, मान लेते हैं हम 444 है। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका एड्रेस, जिस भी आप पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। तो ये जो एस्ट्रिक ऑपरेटर ये बताता है कि इस एड्रेस की वैल्यू, यानी कि ये रेफ़र करता है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू को, इसकी। एस्ट्रिक लगाने का मतलब है कि इस एड्रेस की वैल्यू, p के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, तो डॉट रोल, तो जो करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे स्टूडेंट के रोल मेंबर के पास, और वहाँ पे हम ये वैल्यू 101 असाइन कर देंगे या फिर प्रदान कर देंगे पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा। तो स्ट्रक्चर, अब हम पॉइंटर्स का यूज़ क्यों करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, उसके बारे में देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर्स के एरे को एफिशिएंटली यानी कि दक्षतापूर्वक यूज़ करने के लिए पॉइंटर्स का यूज़ स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, एरे के केस में भी जब हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो एरे के साथ पॉइंटर्स को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि मान लो कोई एक एरे है, ठीक, मान लो कोई एक एरे है और आपने कोई एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक, जिसको आपने एड्रेस दे दिया एरे के पहले एलिमेंट का, ठीक, क्या किया, एरे के पहले एलिमेंट का, यानी कि इसका आपने पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस दे दिया। तो अगर जब इसके बाद आपने पहले तो एड्रेस दे दिया, यानी बेस एड्रेस भी बोलते हैं, पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया आपने पॉइंटर वेरिएबल को, तो उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए या इनकी वैल्यू देखने के लिए आपको अलग से दोबारा एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके नेक्स्ट वेरिएबल्स तक पहुंच सकते हैं। तो इस कारण से हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं एरेज़ के साथ में। तो स्ट्रक्चर को एरे के साथ यूज़ करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लो हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का एरे बनाया है, ठीक। तो पहला जैसे उसका नाम क्या हमने दिया है, स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने p, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, उसका नाम हमने दिया हुआ है stu, ठीक है। अब उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स होंगे स्ट्रक्चर टाइप के। जो पहला होगा उसमें क्या क्या होगा, नेम और रोल नंबर। तो जो हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हमने इस बेस एड्रेस या पहले जो वेरिएबल का एड्रेस दे दिया है, इसके माध्यम से हम अन्य सभी वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। तो इसलिए हम पॉइंटर्स डिक्लेयर करते हैं एरे के साथ में। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, एक सी का प्रोग्राम, उसके माध्यम से हम पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप पॉइंटर यूज़ करोगे तो उसके साथ आप इनडायरेक्ट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का यूज़ ना करके इनडायरेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जिसे हम एरो ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, हैज़ इंक्लूड studio.h, हमारी स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जिसके अंतर्गत सी के मतलब इनपुट आउटपुट से संबंधित सभी फंक्शंस होते हैं। कोनी.h जो कंसोल्स पे इनपुट आउटपुट, ताकि आपके जो आउटपुट आए वो वहाँ स्क्रीन पर रुका रहे, उसके लिए होता है, ज़्यादा कुछ इसका खास। और इसके बाद अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, चाहे आप स्ट्रक्चर पढ़ो चाहे यूनियन पढ़ो, दोनों ही आपको एग्ज़ाम में मेन फंक्शन से पहले ही डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि किस टाइप का होगा स्ट्रक्चर आपका, किस टाइप का होगा आपका यूनियन। और इन दोनों का जो भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन है इस टाइप का, वो मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसका आपका डिक्लेरेशन मेन के बाहर और जो भी आपकी हेडर फाइल्स होती है उनको इंक्लूड करने के बाद करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंतर्गत दो मेंबर हैं, कौन कौन से, कैरेक्टर टाइप का नेम और दूसरा है रोल नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, हम इसको रन टाइम में करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कितने स्टूडेंट्स का डेटा
फीड करना है। हमने मेन फंक्शन लिखा, इंटीजर मेन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, यानी कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट stu यानी कि हमने एक स्टूडेंट stu नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिया, और फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल p जो कि स्टूडेंट टाइप का ही होगा वो भी बना लिया। अब इस p में हमने stu का एड्रेस डाल दिया। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है उस मेमोरी के साथ में, स्पेसिंग के साथ में, कि ये हमारा है stu, ये है हमारा p। इस p में जो वैल्यू है वो इसको पॉइंट करेगी। ठीक, उसके बाद प्रिंटफ हमने यूज़र को प्रिंट कराया कि आप इंटर करिए स्टूडेंट का नाम। जो भी आप स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे वो क्या होगा, नाम स्ट्रिंग होती है तो उसके लिए हम जो फॉर्मेट स्ट्रिंग हो क्या यूज़ करेंगे, %s स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट प्राप्त करने के लिए, %s और कॉमा। इसको कहाँ पे स्टोर करोगे, p यानी p के पास जिसका एड्रेस है उसके नेम में। ठीक है, ये क्या करेगा, रेफरेंस कर रहा है आपको, यानी कि p का जिसके पास एड्रेस है उसके नेम में, जिसका भी नाम हो। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे और वो क्या होगा, %d, क्योंकि वो इंटीजर टाइप है। और उसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम स्टोर करेंगे सिंपली यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर आप लिख लीजिएगा, यहाँ छूट गया है। %p का एरो नेम, फिर %p एरो रोल नंबर, और फिर हम इस आउटपुट को प्रिंट करा लेंगे प्रिंटफ फंक्शन के माध्यम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम कोलन %s, यानी ये स्ट्रिंग वैल्यू है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दो ना, नेम, या फिर *p ब्रैकेट के अंदर डॉट नेम। ठीक है, *p ब्रैकेट के अंदर डॉट नेम, यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। उसके बाद गेट ch और रिटर्न 0। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर का फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में कि यूनियन क्या है। ठीक, ये यूनियन वो बैंक वाला यूनियन नहीं जो यूनियन एम्प्लॉयज़ का यूनियन होता है, ये है सी का यूनियन, सी प्रोग्रामिंग में। तो ये जो यूनियन होता है यह भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि अलग अलग डेटा यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स का संग्रह होता है। यूनियन को बनाने के लिए भी यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी में 32 रिज़र्व कीवर्ड रहते हैं, जिनकी पहले से ही कंपाइलर को मीनिंग बताई जा चुकी है कि इन कीवर्ड्स का यूज़ क्या करना है आपको। तो जैसे हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से यूनियन को क्रिएट करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यह स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी भिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है और यूनियन भी भिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूनियन हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, जैसे स्ट्रक्चर के केस में होता है। स्ट्रक्चर के पास जितने भी मेंबर होते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन यूनियन जितने भी उसके मेंबर होंगे उसमें से जिस मेंबर जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसकी साइज़ की मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी कंपाइलर के द्वारा। शेष अन्य सभी मेंबर्स की वैल्यू उसी मेमोरी स्पेस में लिखी जाएगी और वो ओवरराइट कर दी जाएगी अगले वैल्यूज़ के द्वारा। तो यह अभी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, आपको बताया जा चुका है इसका सिंटेक्स कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं यूनियन को। तो यहाँ पर यूनियन कीवर्ड, उसके बाद यूनियन को जो भी नाम देना है आपको, यूनियन नेम, ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप ऑफ मेंबर 1, जो भी आपका पहला मेंबर होगा उसका डेटा टाइप,
दूसरा मेंबर डेटा टाइप, इस प्रकार से जितने भी n डेटा टाइप्स मेंबर होंगे उनका डेटा टाइप डिक्लेयर करिए और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। अब चाहो तो यूनियन के वेरिएबल को आप जैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, यूनियन के वेरिएबल को आप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही डिक्लेयर कर दीजिए या फिर मेन फंक्शन के अंदर करिए, ये आपकी आवश्यकता अनुसार है। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम यूनियन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट नाम का एक यूनियन क्रिएट किया है जिसके 2 मेंबर हैं। एक है इंटीजर टाइप का स्टूडेंट आईडी जो कि 2 बाइट लेगा। ये मेमोरी की ये स्पेसिंग आप समझिए, मैं आपको यहाँ पे इसको कमेंट कर लीजिएगा, प्रोग्राम में कमेंट में लिखिएगा, दोनों कमेंट में। यहाँ मैंने इसको इक्वल टू कर दिया है, गलत हो जाएगा। एक तो इंटीजर टाइप स्टूडेंट आईडी 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है, कहीं कहीं 4 बाइट भी, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पर। तो और कैरेक्टर टाइप का एक नेम एरे है जिसका नाम है नेम और उसकी साइज़ है 20, तो सॉरी 10, तो उसमें 10 बाइट यानी एक बाइट एक एक कैरेक्टर 1 बाइट का स्पेस रखता है, स्टोर करता है। और हमने स्टूडेंट नाम का एक यूनियन क्रिएट कर दिया। ठीक, ये था यूनियन के केस में। और जब आप एक स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे तो सेम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट, और सब कुछ सेम होगा, केवल यूनियन और इसके सिंटेक्स में केवल स्ट्रक्ट और यूनियन का अंतर होता है। इसके सिंटेक्स में केवल स्ट्रक्ट और यूनियन का अंतर होता है। इसके सिंटेक्स में यूनियन और स्ट्रक्चर का अंतर होता है, स्ट्रक्चर और यूनियन में के केस में। लेकिन इनकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी का एलोकेशन कंपाइलर कैसे करता है, दोनों ही केस में ये अलग अलग होता है। जैसे स्ट्रक्चर का जब केस होगा तो आपके 2 मेंबर थे ना, एक था इंटीजर टाइप और दूसरा कैरेक्टर टाइप का एरे जिसका 10 था। कुल मिला के 12 बाइट का एलोकेशन होगा, एक कुछ स्पेस पहले मेंबर के लिए और अलग दूसरे मेंबर के लिए अलग स्पेस, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। यानी यहाँ पे पहला जो स्पेस होगा वो 2 बाइट का होगा और दूसरा जो स्पेस होगा वो 10 बाइट का। ये होगा स्ट्रक्चर के केस में। ठीक, यानी टोटल मेमोरी एलोकेट होगी 12 बाइट की। लेकिन जब आप यूनियन का यूज़ करोगे इस केस में क्या होगा, दोनों में जो बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है, कैरेक्टर टाइप का एरे जिसका नाम नेम है, यानी टोटल कितना मैक्सिमम होगी 10 बाइट। यानी मैक्सिमम वर्ड्स को हम ऑक्यूपाई करने के लिए सबसे बड़ी साइज़ डिक्लेयर करते हैं, यानी कि और इसी के अंदर पहला मेंबर भी और दूसरा मेंबर भी वैल्यू लिखी जाएगी। यानी वो मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, कहाँ पे, यूनियन में। ठीक है, तो यूनियन की जो साइज़ होती है वो यूनियन के बड़े मेंबर, यानी जो भी जितने मेंबर्स होते हैं उसके जो सबसे बड़ा होगा वही उसी की साइज़ यूनियन की साइज़ होगी। और एक इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, कंपाइलर के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें लास्ट इंटर्ड, इसको कॉस्ट नहीं पड़ेगा, लास्ट पड़ेगा, यानी जो डेटा आखिरी बार लिखा जाता है। यानी मान लो आपको कोई ये स्पेस दे दिया गया, ठीक है, आप यूनियन केस में आप जान ही रहे हो कि एक मेमोरी लोकेट होती है, उसी में सभी को लिखना होता है। तो मान लो सब इसमें 10 मेंबर थे, ठीक, तो किसी कोई इंटीजर टाइप का था तो पहले 5 लिखे, फिर दूसरा आ गया फ्लोट तो इसी के ऊपर आपने 10.4 कर दिया, ओवरराइट होता जाएगा। कोई कैरेक्टर टाइप था तो हो गया सी, फिर उसके बाद कोई स्ट्रिंग आया तो वो नाम, देन लास्ट में जो वैल्यू, मान लो अगर लास्ट में स्ट्रिंग है तो जो लास्ट वैल्यू होगी वही उस वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है, उस मेंबर में। तो ये था स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में फ़र्क। हाँ, तो यूनियन का डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो लास्ट वैल्यू अपडेटेड होती है वही होती है। फ़ायदा ये है कि इससे मेमोरी के लोकेशन को कम स्पेस कंज्यूम करना पड़ता है, तो हमारी स्पेस की बचत होती है, स्पेस इफ़ेक्टिव है। यूनियन का यूज़ हम बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट में करते हैं, जिसे आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से यूनियन को समझने की कोशिश करते हैं। हैज़ इंक्लूड stereo.h, यानी कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं, ये सब प्री प्रोसेसर्स होते हैं। हैज़ इंक्लूड string.h, यानी स्ट्रिंग से संबंधित फ़ाइल को इंक्लूड कर लिया हमने, हेडर फाइल को। उसके बाद हमने एक स्टूडेंट नाम का यूनियन डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर 2 मेंबर हैं, एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर, दूसरा टाइप कैरेक्टर टाइप का नेम। हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया यूनियन टाइप का st1, स्टूडेंट 1। इसके अंदर बाद हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया है, इंटीजर मेन। इसके अंदर हमने डॉट ऑपरेटर का, अच्छा देखिए, जैसे आप यूनियन को एक्सेस करने के लिए 2 प्रकार के
दो प्रकार से यूनियन के मेंबर्स को, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया जाता था दो प्रकार से। एक था डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, दूसरा था इनडायरेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो उसी प्रकार से यूनियन के मेंबर को भी एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। एरो ऑपरेटर का यूज़ हम करेंगे जब हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। तो अभी हम बिना पॉइंटर्स की यूज़ कर रहे हैं तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो e1.id=101 और फिर दूसरा हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज़ किया, जिसको कि आपको स्ट्रिंग वाले चैप्टर में बताया गया था। और हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया e1.name, यानी इस फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमें कोई स्ट्रिंग कॉपी करनी होती है, और दूसरा उस स्ट्रिंग को जिसको हमें उस वेरिएबल पर कॉपी करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है e1.name और जो हमारी स्ट्रिंग है वो आकाश है। इस प्रकार से हम स्टूडेंट का नेम कॉपी कर लेंगे और दोनों को बारी बारी हम प्रिंट करा लेंगे। पहले हम स्टूडेंट की आईडी जो कि स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे %d छूट गया हुआ है, आप %d लगा लीजिएगा, %d, उसके बाद फॉर /n नई लाइन में, और उसके बाद e1.id वेरिएबल्स को इससे ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट का नेम फिर %s क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, /n और वेरिएबल की जगह e1.name, यानी e1 के अंदर हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, डॉट लगा के हम उसके अंदर चले गए, उस डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद रिटर्न 0 और यहाँ पे आपका प्रोग्राम समाप्त। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपने पहले कौन सी वैल्यू दी थी, आईडी, और बाद में कौन सी वैल्यू दी थी, नेम। तो आप जानते हैं कि जो लास्ट वैल्यू होती है वही स्टोर्ड होती है। तो जो आपकी आईडी की वैल्यू होगी वो क्या, कोई गार्बेज वैल्यू होगी, यानी कोई अनडिफाइंड वैल्यू, और जो आपने लास्ट में वैल्यू दी है नेम, वो आपको प्रिंट होगा। तो आई होप कि आपको यूनियन का पूरा टॉपिक समझ में आया हो। इसके नोट्स बनाइए, PDF में आपको भेज दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।